चलो चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 1 अपना कल ख़त्म हो गया था, इंट्रोडक्शन ही था बेसिक। चैप्टर नंबर 2 इज़ रिगार्डिंग कॉर्पोरेट एंटिटीज़। अब ये वाला जो चैप्टर है उसका भी ऑलमोस्ट आधा पार्ट तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। कंपनीज एक्ट में आया होगा, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, सेक्शन 8 के बारे में पढ़ा होगा, 1% के बारे में पढ़ा होगा। तो वो सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस इधर भी कवर हो रहा है। जो थोड़े बहुत नए टॉपिक्स आए हैं दैट इज़ रिगार्डिंग प्रोड्यूसर कंपनी, निधि कंपनी और फॉरेन कंपनी। तो इसका पहले वाला जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या चीज़ें आती है। तो ओसी में वो एक आंसर आता था ना 7 पॉइंट का, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट एंटिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, हाँ, कैन स्यू, कैन बी स्यूड, कॉमन सील, आर्टिफिशियल पर्सन। क्या कंपनी को सिटीजनशिप मिल सकती है? नेशनलिटी मिलती है, सिटीजनशिप नहीं मिलती। क्यों? लिविंग पर्सन को सिटीजन बोला जाता है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है, इसके लिए उसको सिटीजनशिप नहीं मिलती। अब ये जो स्टेटमेंट है वो एक केस लॉ के फॉर्म में भी, मतलब एक केस लॉ में ये चीज़ डिसाइड हुई थी। वो केस लॉ का नाम तुम्हें यहाँ पर दिया हुआ है, अगर याद कर सको तो अच्छी बात है, गलत मत कोट करके आना। गलत कोट करके आओगे तो वो डायरेक्टली वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। सीधा अपन ऐसे भी लिखेंगे एज पर द रेलेवेंट केस तो भी चलेगा। इन केस अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछे और उसमें अगर तुम्हें केस लॉ याद है तो उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, लेकिन गलत लिखने के पूरे कट हो जाएंगे। कंपनी लॉ के टेस्ट में क्वेश्चन आया होगा। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, ये भी तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। कितने टाइप्स की कंपनी होती है? स्टैट्यूटरी कंपनी मतलब कोई स्पेशल एक्ट के थ्रू अगर कंपनी बन रही है तो उसको अपन, इसका एग्जांपल ICSI कंपनी है। हाँ, एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन क्या अपन उसको एक कंपनी बोल सकते हैं? एक स्पेशल एक्ट के थ्रू बनी है दैट इज फाइन, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, लेकिन क्या वो एक स्टैट्यूटरी कंपनी है? कंपनी नहीं है। सॉरी, ONGC पब्लिक कंपनी है, लेकिन उसके रिगार्डिंग कोई एक्ट नहीं बना हुआ। ONGC एक्ट करके ऐसा कैसे सुना है तो मैंने तो नहीं पता। लाइफ इंश्योरेंस हो गया, LIC कॉर्पोरेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI एक्ट है समझ में। रजिस्टर्ड कंपनी वो सारी कंपनीज है जिसको अपन ROC के अंडर रजिस्टर कराते हैं। तो इसके अलावा तुम्हारी जितनी भी कंपनीज आ रही है वो सब रजिस्टर्ड कंपनी के अंडर इंक्लूड होगी। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, ये भी पढ़ा हुआ है। लायबिलिटी के बेसिस पे अपन कैसे कैटेगराइज करते हैं इनको? लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, लिमिटेड में भी दो होते हैं, एक होता है लिमिटेड बाय शेयर्स, एक होता है लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है? शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी उतनी होगी जितने का उन लोगों ने शेयर परचेज किया। और लिमिटेड बाय गारंटी, सॉरी, हाँ वो। और अनलिमिटेड लायबिलिटी, अदर फॉर्म्स ऑफ कंपनी में अब डिफरेंट जो अपन टाइप्स गिनते हैं वो आएगा। गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनीज, होल्डिंग एंड सब्सिडरी। सब्सिडरी कंपनी में कितना % स्टेक होल्डिंग के पास होता है? 49, मोर देन 50 होता है ना। होल्डिंग कंपनी तो जो होल्ड कर रही है वो ना, जो दूसरी वाली कंपनी है जिसका स्टेक होल्डिंग के पास है उसकी बात कर रही हूँ। कोई एक कंपनी को अपन सब्सिडरी कंपनी कब कंसिडर करेंगे? जब वो होल्डिंग कंपनी के पास वो पर्टिकुलर कंपनी के 50% से ज़्यादा अगर ओनरशिप या कंट्रोल है तब अपन उसको सब्सिडरी में कैटेगराइज करेंगे। और एसोसिएट में 20, मोर देन 20 बट लेस देन 50।
तो अगर उतना परसेंटेज का स्टेक है या कंट्रोल है तो अपन उसको एसोसिएट कंपनी की कैटेगरी में डालेंगे। आया समझ में, याद आया? इन्वेस्टमेंट कंपनी अपन उसमें पढ़ेंगे जब अपना फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर आएगा वहाँ पर। प्रोड्यूसर कंपनी, निधि कंपनी, ये अपना इस चैप्टर में आगे अपन देखेंगे। डोरमेंट कंपनी क्या होता है? कौन सी कंपनी होती है? इनएक्टिव कंपनी होती है। कितने साल के लिए डोरमेंट कंपनी का स्टेटस मिलता है एक कंपनी को? डिसाइड कर लो। कहाँ पर ढूंढ रहे हो? इसमें दिया ही नहीं है। कंपनी लॉ में आया होगा तुम्हारा एक टॉपिक, डोरमेंट कंपनी। नहीं पढ़ा है तो वो अलग चैप्टर में पढ़ाएंगे या फिर तो उस टाइम बता देना मेरे को। अभी अगर नहीं पढ़ा है तो नहीं पूछती। प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी अपन कल डिस्कस किए थे। मिनिमम कितने मेंबर्स? 2। मैक्सिमम 200 में कौन कौन इंक्लूड नहीं होगा? एम्प्लॉयज़ इंक्लूड नहीं होंगे, प्रेजेंट और पास्ट दोनों। इन केस, अब यहाँ पर एक और प्रोविजन है। कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है वो पता है? चार्टर डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं कंपनी के? पूछ रही हूँ क्या होता है? एमओए और एओए उसके चार्टर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उसमें अपन कैटेगराइज करते हैं कि कंपनी कौन से रूल्स और रेगुलेशंस के बेसिस पे चलेगी। मेमोरेंडम पे अपन ये बताते हैं कि उसका कैपिटल कितना है, नाम क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें। और जो फर्स्ट सब्सक्राइबर्स है, जो प्रमोटर है कंपनी के, उनकी डिटेल्स। तब यहाँ पर सेक्शन 14 ये बोलता है कि इन केस कंपनी के आर्टिकल्स या फिर मेमोरेंडम में कोई ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जिसके कारण एक प्राइवेट कंपनी, नाम प्राइवेट लिमिटेड है, लेकिन उसमें जो तुम लोगों ने आर्टिकल्स में पॉइंट इंक्लूड किए हैं वो ऐसे इंक्लूड किए एज इफ एक पब्लिक कंपनी हो। जैसे शेयर्स अपन फ्रीली ट्रांसफरेबल कर दिया आर्टिकल्स के हिसाब से। तो ऐसा अगर कुछ हो रहा है तो तुम्हें कंपल्सरीली वो पर्टिकुलर कंपनी को पब्लिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो तुम अपने आर्टिकल्स चेंज कर लो या फिर तुम अपनी कंपनी को कन्वर्ट करा लो। समझ आया? तो कोई भी ऐसे प्रोविजंस हो जिसके कारण वो प्राइवेट कंपनी एज अ पब्लिक कंपनी काम कर रही है, तो वैसे केस में तुम्हें उसको कंपनी को या तो कन्वर्ट कराना पड़ेगा या तो अपने आर्टिकल्स को चेंज करना पड़ेगा। समझ आया? पब्लिक कंपनी क्या होता है? मस्त डेफिनेशन है उसकी, एनी कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। इसमें एक क्या इन लोगों ने प्रोविजन रखा था, कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी जो एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है वो डीम टू बी पब्लिक कंपनी होगी। भले ही आर्टिकल्स में प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है, लेकिन अगर वो कोई एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो उसको अपन पब्लिक कंपनी में ही कंसिडर करेंगे। समझ में आया? और पब्लिक कंपनी में शेयर ट्रांसफरेबिलिटी रेस्ट्रिक्टेड होता है या फ्री होता है? फ्री होता है। ओपीसी 1% कंपनी, इसमें मेमोरेंडम में अपन कौन सा एक एक्स्ट्रा क्लॉज ऐड करते हैं? नॉमिनी क्लॉज। जो नॉमिनी बनता है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कंपलसरी है वो चीज़। और रेसिडेंट इन इंडिया वो चलेगा, अगर नॉन रेसिडेंट होगा तो भी चलेगा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है वो अपन एक बार देख लेते हैं। The financial, page number 19. The financial statement of a company, OPC, with respect to OPC may not include cash flow statement. Financial statements में कौन से डॉक्यूमेंट इंक्लूड करते हैं अपन? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जब भी कोई कंपनी को आरओसी में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने होते हैं तो इट इज़ प्रोवाइडेड कि ये तीनों स्टेटमेंट्स होने चाहिए डॉक्यूमेंट में अटैच्ड। लेकिन ओपीसी में इन लोगों ने इस चीज़ का एक तुम्हें रिलैक्सेशन दिया है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर नहीं अटैच करोगे साथ में तो चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है द मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी शेल इंडिकेट द नेम ऑफ द पर्सन विथ हिज प्रायर कंसेंट इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म हु शेल इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर्स डेथ और इज इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था ना डब्ल्यूटी में। हाँ वो पॉइंट्स है, लेकिन इनकैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब इंसॉल्वेंट भी चलेगा, अनसाउंड माइंड भी चलेगा। कोई भी ऐसा, तुमने वो देखा था कौन कौन से इंसान कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है?
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये पॉइंट आया था, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए और सॉल्वेंट होना चाहिए। तो इन केस इन तीनों में से कोई भी कंडीशन में पर्टिकुलर इंसान नहीं आ पा रहा है तो फिर वो ओपीसी का मेंबर भी नहीं बन सकता। समझ आया कि अगर वो ऐसा इंसान है जो पहले तक मेजर तो था ही, उसके बाद में वो सॉल्वेंट भी था, पूरा अच्छे से कैश फ्लो था, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो इनसॉल्वेंट हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। वैसे पॉइंट पे ये पर्टिकुलर इंसान ओपीसी से हट जाएगा और उसने जो नॉमिनी अपॉइंट किया है वो ओपीसी चलाएगा। समझ आया। इन केस वो पर्टिकुलर मेंबर की डेथ हो जाती है या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लायक नहीं रहता है, वो इनकैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो अपन ने 3 पॉइंट्स देखे थे उसमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, वैसे केसेस में नॉमिनी कंटिन्यू करेगा। अब नॉमिनी कौन बन सकता है? वो भी ऐसा इंसान होना चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है और इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। समझ आया। तो यहाँ पर ये जो पूरा पॉइंट दिया हुआ है दैट इज रिगार्डिंग नॉमिनी ही। लैंग्वेज थोड़ी सी इन लोगों ने अलग लिखी है। एक और पॉइंट इन लोगों ने ये मेंशन किया कि कोई भी नॉमिनी अगर तुम अपॉइंट कर रहे हो तो उसका प्रायर रिटर्न कंसेंट मैंडेटरी है। बिना कंसेंट के तुम किसी का भी नाम नहीं लिख सकते। आया समझ में? एक बार सेकेंड वाला पॉइंट रीड कर लो। लैंग्वेज पता चली। नेक्स्ट अब इन्होंने ये लिखा है जैसे प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक कंपनी में लिमिटेड लिखना मैंडेटरी है, वैसे ही ओपीसी में तुम्हें मेंशन करना पड़ेगा कि ये एक 1 पर्सन कंपनी है। एनुअल रिटर्न पता है क्या होता है? एनुअल रिटर्न इनकम टैक्स नहीं होता। कंपनी के फॉर्म में जो एनुअल रिटर्न की अपन बात कर रहे हैं वो आरओसी में अपन साल के एंड में तुम्हारे मैनेजमेंट में कौन कौन लोग हैं, क्या कंपोजिशन चेंज हुआ है वो, और साथ में उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इतना अपन तुम्हारे फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 6 मंथ्स के बाद सबमिट करता है। अब वो जो तुम कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो ना उसमें तुम्हारे डायरेक्टर्स और कंपनी सेक्रेटरी की साइन मैंडेटरी ली जाती है। तो अब यहाँ पर ये साइन में ओपीसी में रिलैक्सेशन दिया है कि इन रिलेशन टू ओपीसी द एनुअल रिटर्न शेल बी साइंड बाय द कंपनी सेक्रेटरी और वेयर देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। पहले वो 2 डायरेक्टर्स का पॉइंट था और कंपनी सेक्रेटरी था। ओपीसी के केस में सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी अगर साइन करेगा तो भी चलेगा, और इन केस वो कंपनी छोटी है, सीएस अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अगर सिर्फ एक डायरेक्टर भी साइन कर देगा तो भी चलेगा। समझ में आया? नेक्स्ट है फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 114 इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी बिजनेस विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी ट्रांजैक्टेड एट एन एनुअल जनरल मीटिंग। एजीएम क्या होता है पता है? साल में जो एक बार शेयर होल्डर्स की मीटिंग अपन कंडक्ट करते हैं उसको अपन एजीएम बोलते हैं। एजीएम की लिमिट पता है किसी को? कितने टाइम में कंडक्ट कर लेनी होती है? साल में एक बार करना होता है, लेकिन उसमें भी चलो ठीक है, साल में एक बार लेके चलो तो चलेगा, लेटेड भी कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो अपन एजीएम में ही वो ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करते हैं। इनकेस डायरेक्टर का रोटेशन हो गया या फिर ऑडिटर को अपॉइंट करना है तो वो सारी चीज़ें जनरल मीटिंग में ही होती है। लेकिन ओपीसी में मेंबर कितने? एक वो अकेला इंसान मीटिंग कर रहा होगा, कैसा लगेगा? खुद ही से तो बात करना है, खुद ही को ऑथराइज करना है। तो वैसे कि इसमें इधर इन लोगों ने रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया है कि इन केस अगर कोई एनुअल जनरल मीटिंग या कोई भी जनरल मीटिंग कंडक्ट करनी है तो it shall be sufficient in case of OPC the resolution is communicated by the member to the company and enter into the minutes book required to be maintained under section 118 and signed and dated by the member, and such date shall be deemed to be the date of meeting for all purpose under this act। समझ आया क्या बोलना चाह रहा है?
नहीं, सुनो, सेक्शन अपन को एजीएम में कंडक्ट करनी होती है, लेकिन मेंबर तो एक ही है अपने पास, तो वो एक अकेला इंसान मीटिंग किसके साथ कंडक्ट करेगा? तो यहाँ पर ये लोग ये बोल रहे हैं कि इनकेस अगर ऐसा कुछ सिनेरियो है तो ओपीसी में वो अकेला मेंबर सिर्फ जो भी तुम्हें ट्रांजैक्शंस करने हैं या जो भी तुम्हें डिसीजंस लेने हैं उसका एक रेजोल्यूशन बना के सिर्फ उस पर साइन करके कंपनी को सबमिट कर देगा ना, तो जिस डेट पर वो साइन हुआ है उसी डेट को अपन एजीएम की डेट मान लेंगे। तुम्हें स्पेशली वो एक रूम में अकेले बैठ के कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस तुम्हें वो पर्टिकुलर जो भी डिसीजन है वो कंपनी को कम्युनिकेट करना होगा। समझ आया? सेक्शन 118 का रेफरेंस मिनट बुक के मेंटेनेंस के हिसाब से दिया हुआ है और 114 इज़ फॉर एजीएम कंडक्ट करने के लिए। क्लियर? ओपीसी में कितने डायरेक्टर होने चाहिए मिनिमम? 1। प्राइवेट कंपनी में 2 है, ओपीसी में उसके लिमिट भी एक ही है। तो बोर्ड मीटिंग भी अगर कंडक्ट करनी हो तो डायरेक्टर तो अकेला एक ही इंसान है ना, तो जैसे ही एजीएम में कि वो जिस दिन साइन कर लेगा उसी दिन को अपन मीटिंग की डेट कंसिडर कर लेंगे। सेम चीज़ यहाँ पर भी जाती है कि कोई भी ऐसा डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ में मिलके लेना है तो जिस दिन पे वो पर्टिकुलर डायरेक्टर ने साइन कर दिया उस डेट को अपन बोर्ड मीटिंग की डेट कंसिडर कर लेंगे। समझ आया? अलग से मीटिंग कंडक्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। The financial statement shall be approved by the board of directors before they are signed on behalf of the board by only one director. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एंड में कंपनी के ना 2 डायरेक्टर्स की साइन जाती है। डायरेक्टर की साइन, उसका नाम और उसका दिन। लेकिन अब यहाँ पर अगर एक ही डायरेक्टर है तो सिर्फ वो एक भी साइन कर देगा तो भी चलेगा। आया समझ में? Next, OPC shall file a copy of the financial statements duly adopted by its member along with all the documents which are required to be attached to such financial statements within 180 days from the closure of the financial year. ये तुम्हें टाइमलाइन दी हुई है कि ओपीसी को जो भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं उसके टाइम लिमिट बाकी कंपनी से एक्सटेंड की हुई है। आया समझ में? लास्ट वाला पॉइंट बोर्ड मीटिंग के हिसाब से हर एक कंपनी को साल में एटलीस्ट 4 मीटिंग्स कंडक्ट करना मैंडेटरी है, लेकिन ओपीसी के लिए वो पर्टिकुलर मीटिंग्स 2 कर दी है, ओपीसी और डोरमेंट कंपनी दोनों के लिए। बस इसमें पॉइंट इतना है कि 2 मीटिंग्स के बीच में एटलीस्ट 90 डेज़ का गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज एक मीटिंग की परसों दूसरी कर ली, एटलीस्ट 90 डेज़ का गैप होना चाहिए। सेक्शन 174 पता है क्या है? आया है तुम्हारे कहीं पावर्स ऑफ द बोर्ड या ऐसा करके कुछ? देखो, एक कंपनी अगर तुम फॉर्म कर रहे हो तो उसका मैनेजमेंट कौन देखता है? डायरेक्टर्स देखते हैं। तो डायरेक्टर्स को अपन पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी तो नहीं दे सकते ना, क्योंकि ओनरशिप शेयर होल्डर्स के हाथ में। तो एक एक्सटेंट तक जो पावर्स होती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो अपन डायरेक्टर्स को देते हैं, लेकिन उससे एक्स्ट्रा जाके अगर कुछ काम करना है तो शेयर होल्डर्स की परमिशन लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर सेक्शन 174 में वो सारी कंडीशंस मेंशन की हुई है कि इनकेस अगर तुम्हें इससे ज़्यादा कुछ काम करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा, इससे ज़्यादा अगर तुम्हें बोरोइंग करनी है या फिर शेयर्स इशू करने हैं तो बिना स्पेशल रेजोल्यूशन के, मतलब बिना ओनर्स के परमिशन के तुम ये काम नहीं कर सकते। अब वो सारे जो प्रोविजंस है वो ओपीसी में काम के ही नहीं है, क्योंकि एक ही इंसान है ना इसके लिए। समझ आया? कोई डाउट? एक बार ये 9 पॉइंट रीड कर लो। रीड करते करते कराया, बट स्टिल इनकेस अगर कोई लैंग्वेज नहीं समझ आ रही है मन में रीड कर लोगे तो भी चलेगा।
हो गया रीड? कोई डाउट? अब नेक्स्ट है तुम्हारा निधि कंपनी। निधि कंपनी नाम सुना हुआ है किसी ने? बेसिक किसी को आइडिया है कि क्यों बनाते हैं, क्या है? मेंबर्स को लोन देते, सिर्फ अपने ही मेंबर्स को लोन देते। अब निधि कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है ना, वो रूरल एरिया से स्टार्ट हुआ था। अब वहाँ पर लोगों के पास जो वो लोग पहली चीज़ तो बैंकिंग फैसिलिटीज़ उधर तक पहुँची नहीं थी। दूसरा पॉइंट ये कि एक कोई अपन अपने से ऑर्गेनाइजेशन बनाता है जिसमें सिर्फ अपने ही मेंबर्स हैं, उतने ही लिमिटेड मेंबर्स हैं और उन्हीं लोगों के लिए अगर सिर्फ काम कर रहे हैं, तो रूरल एरिया में ना उस चीज़ का क्रेडिबिलिटी दिखता है कि ये हमारे लिए ही काम कर रहे हैं और कोई दूसरा इनका प्रॉफिट मोटिव नहीं है। तो निधि कंपनी यहाँ पर लोगों के बीच में एक तो सेविंग्स का पॉइंट ऐड करने के लिए और कहीं ना कहीं इन केस अगर उनको कोई म्यूचुअल बेनिफिट के लिए क्रेडिट चाहिए होता है तो वहाँ पर निधि कंपनी काम आती है। तो यहाँ पर इनका जो ऑब्जेक्ट है इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें इंक्लूड करनी है। पहली चीज़, जो भी तुम्हारे मेंबर्स हैं उनसे तुम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो, और दूसरा पॉइंट, तुम सिर्फ अपने मेंबर को ही लोन दे सकते हो और कोई भी तीसरा पार्टी अगर लोन देने आएगा तो वो चीज़ एलिजिबल नहीं है। मेंबर्स को ही लोन दे सकते हो, वो भी कोई मॉर्गेज के अगेंस्ट में, बिना कोई कोलैटरल के लोन नहीं मिलेगा। आया समझ में? तो अगर ऑब्जेक्ट की अपन बात करें तो निधि कंपनी के सिर्फ दो ही ऑब्जेक्ट है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और दूसरा है लोन देना। किनको? सिर्फ अपने मेंबर्स को। इसका मेन मोटिव, हाँ, इसका मेन जो मोटिव है दैट इज़ जो रूरल एरियाज़ है, जो अपने लोकल एरिया में जहाँ पर ये लोग सिचुएटेड है, वहाँ पर थ्रिफ्टिंग और सेविंग की हैबिट बनाना। आया समझ में? कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से सेक्शन 406 निधि कंपनी को डिफाइन करता है। अब यहाँ पर इन लोगों ने ये चीज़ बोली है कि जो पुराना एक्ट है इसमें अगर ऐसा कोई सिमिलर सोसाइटी अपन ने फॉर्म किया हुआ है तो उसको भी अपन निधि कंपनी में इंक्लूड करेंगे, और ये पर्टिकुलर सेक्शन के अंडर अगर तुम रजिस्टर कर रहे हो तो वो भी निधि कंपनी में इंक्लूड होगा। आया समझ में? निधि कंपनी के मेंबर सिर्फ इंडिविजुअल इंसान ही बन सकता है, कोई बॉडी कोऑपरेट, कोई भी ट्रस्ट निधि कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता।
ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट, अगर निधि कंपनी तुम बना रहे हो तो उसमें लोगों ने पहले से कंडीशन स्टेपुलेट किए हुए हैं कि मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए, नेट ओन फंड कितने का होना चाहिए, पेड अप शेयर कैपिटल की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। तो मिनिमम मेंबर्स की अगर अपन बात करें तो एटलीस्ट 200 मेंबर्स होने चाहिए। नेट ओन फंड्स क्या होते हैं पता है? अकाउंट्स में आता था ये टर्म, नेट ओन्ड फंड्स। कोई आइडिया? ओन्ड फंड्स का मतलब क्या होगा? खुद के पास कितना अवेलेबल अमाउंट है अपने पास। और अगर अपन नेट की बात कर रहे तो उसमें तुम्हारे हाथ में जितना भी कैपिटल है, जितना भी रिजर्व है, उसमें से अगर तुम्हारी कोई एक्स्ट्रा लायबिलिटी है या फिर कोई अनइनकम्बर्ड लॉस है तो उसको डिडक्ट करने के बाद हाथ में जितना पैसा बच रहा है, दैट इज़ योर नेट ओन्ड फंड्स। समझ आया? तो अब ये जो अमाउंट है वो मिनिमम 20 लाख तो होना ही चाहिए, और जो तुम्हारा पेड अप शेयर कैपिटल है वो एटलीस्ट 10 लाख होना चाहिए। 200 मेंबर, नेट ओन फंड्स 20 लाख, पेड अप शेयर कैपिटल 10 लाख। अगर यहाँ पर नहीं लिखा तो पीछे होगा, है यहाँ पे भी सेकंड पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज़। ठीक है, अब ये सारी कंडीशंस, अब 200 मेंबर को लेकर आना या इतना सारा फंड अक्यूमुलेट करने के लिए आरओसी ने तुम्हें टाइम लिमिट प्रोवाइड की कि जिस दिन से तुम निधि कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो उस दिन से 120 डेज तक का टाइम है, जहाँ पर तुम्हें एक फॉर्म एप्लीकेशन से ये चीज़ इंश्योर करनी है कि जितनी भी कंडीशंस तुमने बताई है, पेड अप शेयर कैपिटल की, नेट ओन फंड्स की, रिक्वायर्ड मेंबर्स की, वो सारी चीज़ें फुलफिल हो रही है। इन केस अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो निधि कंपनी का जो टैग है वो तुम्हें नहीं मिलेगा। समझ आया? अब निधि कंपनी का मेंबर कैसे बन सकता है? पर कंपनी का मेंबर कैसे बनता है? उसके शेयर्स होल्ड करके। तब यहाँ पर अगर कोई भी इंसान को निधि कंपनी का एक मेंबर बनना है तो पहली चीज़ तो ये कि वहाँ पर जो एंट्री है वो इजी रखनी पड़ेगी अपन को। अगर ज़्यादा बड़े अमाउंट का शेयर दिया तो अपन जो टारगेट कंज्यूमर के लिए निधि कंपनी बना रहे हैं उसको उसका बेनिफिट ही नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली पहले से ये चीज़ बोली हुई है कि मिनिमम जो नॉमिनल वैल्यू है शेयर का वो एटलीस्ट 10 रुपीज़ तो होना ही चाहिए। तो मतलब तुम सिर्फ एक शेयर 10 रुपये का भी खरीदोगे, सिर्फ 10 रुपये का भी कंट्रीब्यूशन दिया तो भी तुम निधि कंपनी के मेंबर बन जाओगे। उसके बेसिस पे फिर तुम और डिपॉजिट दे सकते हो, लोन इशू करा सकते हो। सेकेंड पॉइंट, नो सर्विस चार्ज शेल बी लेवाइड फॉर इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स इशू कर रहे हो उसके अगेंस्ट में तुम्हें शेयर सर्टिफिकेट मिल रहा है तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस वो पर्टिकुलर 10 रुपये के अलावा मेंबर से चार्ज नहीं किया जाएगा। समझ में आया? मेंबर बनने के लिए तुम्हें सिर्फ 10 ही रुपये देने हैं, लेकिन इन केस तुम्हें निधि कंपनी में डिपॉजिट होल्डर बनना है, तुम्हें अपने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कराने हैं तो एटलीस्ट 10 इक्विटी शेयर तो लेने ही पड़ेंगे, 10 रुपये नॉमिनल वैल्यू वाले। तो मतलब मिनिमम एटलीस्ट 100 रुपीज़ तुम्हें डिपॉजिट में डिपॉजिट कराने पड़ेंगे निधि कंपनी। समझ आया? मेंबर के लिए जो अमाउंट है दैट इज़ 10 रुपीज़ और डिपॉजिट होल्डर बनना है तो एटलीस्ट 100 रुपीज़ डिपॉजिट कराने पड़ेंगे। आया समझ में?
मेंबरशिप में कौन कौन मेंबर बन सकता है? सिर्फ इंडिविजुअल लोग। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी ट्रस्ट निधि कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता। निधि कंपनी का मेंबर बनने के लिए इंडिविजुअल को एटलीस्ट 18 ईयर्स का होना चाहिए। माइनर को अपन एडमिट नहीं कर सकते मेंबरशिप में। It may be noted that the deposits may be accepted in the name of a minor if they are made by a natural or legal guardian who is member of निधि। इसका मतलब जो निधि का मेंबर है, अगर उसको अपने मतलब माइनर के नाम पे भी अगर चालू करना है तो कर सकता है ऐसे। डिपॉजिट करवा सकता है, लेकिन लीगल गार्डियन के थ्रू। Member shall not transfer more than 50% of his shareholder during subsistence of such loan or deposit as the case may be। इसका मतलब लैंग्वेज का क्या इंटरप्रिटेशन करोगे तुम? मेंबर्स अपनी शेयर होल्डिंग में से मतलब मोर देन 50% ही, मतलब 50% के अंदर ही ट्रांसफर कर सकते हो, उससे ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। कब? डिपॉजिट या लोन। इन केस अगर कोई भी मेंबर ने लोन लिया हुआ है तो वैसे केस में अब तुम निधि कंपनी है ना, तुम अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकते हो, ओनरशिप तुम्हारे हिसाब से डाइल्यूट कर सकते हो। लेकिन इन केस अगर तुमने निधि कंपनी से लोन लिया हुआ है तो जो लोन का अमाउंट है ना, जब तक तुम्हारा लोन पूरा रीपे नहीं हुआ है तो जितना भी तुम शेयर होल्ड कर रहे हो उससे 50%, उसका एटलीस्ट 50% तो तुम्हें होल्ड करके ही रखना पड़ेगा जब तक वो लोन तुम्हारा रीपे नहीं हो जाता। इसका मतलब कि इन केस अगर तुमने कभी भी लोन लिया है, अब तुमने सपोज़ 50 शेयर्स है तुम्हारे नाम पर और तुमने कंपनी से निधि कंपनी से लोन बोरो किया हुआ है, तो वैसे केस में तुम्हें अपनी जो ओनरशिप है, जो तुम्हारी शेयर होल्डर जितना तुमने मेंबरशिप लिया है उसका 50% से ज़्यादा तुम डाइल्यूट नहीं कर सकते। मतलब मैक्स टू मैक्स 25 शेयर्स तुम किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हो। एटलीस्ट तुम्हारी टोटल होल्डिंग का 50% तो तुम्हें होल्ड करके रखना ही पड़ेगा। समझ आया? शेयर मेंबर शेल नॉट ट्रांसफ़र मोर देन 50% ऑफ हिज शेयर होल्डिंग ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ सच लोन और डिपॉजिट, जब तक वो लोन पूरा रीपे नहीं हो जाता। उसके बाद भले तुम्हें जितना भी शेयर ट्रांसफ़र करना हो तुम्हारे ऊपर, provided that the member shall retain the minimum number of shares required under rule 7 sub rule 3। जो मिनिमम अपन ने देखा था वो 10 रुपये और 100 रुपये वाला पॉइंट, उससे कम तो तुम कभी भी कर ही नहीं सकते। वैसा तुमने खाली 2 शेयर लिए हुए हैं उससे खाली 100 रुपीज़ ही हो रहा है तुम्हारा, तो वैसे केस में तुम 50 पे नहीं लेकर आ सकते। आया समझ में? हाँ या ना? नेक्स्ट, ब्रांचेस ऑफ अ निधि कंपनी। अब निधि कंपनी को अगर ब्रांच ऑपरेट करनी है तो वैसे केस में सिर्फ वो ही कंपनी अपनी ब्रांच ओपन कर सकती है जो नेट प्रॉफिट अर्न कर रही हो। इनकेस अगर कंपनी लॉस में चल रही है तो ब्रांच ओपन नहीं कर सकती, और उसकी टाइम लिमिट है 3 साल। मतलब पिछले 3 साल तक अगर कंटिन्यूसली प्रॉफिट अर्न किया है कंपनी ने तो ही वो 4थे साल पे ब्रांच ओपन कर सकती है। समझ आया? नेक्स्ट पॉइंट दिया है, निधि में ओपन अप टू 3 ब्रांचेस विद इन द डिस्ट्रिक्ट। अब ये टाइम लिमिट है, अरे रिस्ट्रिक्शन आ गया कि एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में 3 से ज़्यादा निधि कंपनी की ब्रांच नहीं ऑपरेट कर सकती। इनकेस अगर करना है तो प्रायर परमिशन तुम्हें लेना पड़ेगा। रीजनल डायरेक्टर पता है ना क्या होता है? ROCRD। उसकी टाइम लिमिट भी दी हुई है, दैट इज़ 30 डेज। निधि कंपनी अपने स्टेट से बाहर कोई ब्रांच ओपन नहीं कर सकती। अगर कोई एक ऐसी कंपनी है जो गुजरात के ROC में रजिस्टर की है तो वो निधि कंपनी महाराष्ट्र में जाके अपनी ब्रांच ओपन नहीं कर सकती। नेक्स्ट, रजिस्ट्रार के साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स तुम्हें सबमिट करने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिटर्न, अगर वो चीज़ तुम कंटिन्यूसली अप टू डेट नहीं रख रहे हो तो वैसे केसेस में ब्रांच ओपन करने नहीं मिलेगा।
ई से लेके एच तक का जो पॉइंट है, पहले अपन ने ओपनिंग ऑफ ब्रांच देखा, ई से लेके एफ तक का जो पॉइंट है वो ब्रांच क्लोज करने के रिलेटेड है। अब यहाँ पर अगर कोई भी निधि कंपनी, अब उन्होंने लोन लिया हुआ है लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया हुआ है, तो कोई भी ऐसी कंपनी जो अब अपनी ब्रांच बंद करना चाहती है तो उसको पहले पूरा एक प्लान प्रोवाइड करना पड़ेगा कि बाकी लोगों के जितने भी डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हुए हैं, जितने भी लोन्स ऑनगोइंग जा रहे हैं, तो उसको तुम कौन से डेट तक पूरा सब कुछ सेट ऑफ कर दोगे। वो प्लान है अगर तुम्हारे हाथ में तो ही तुम वो ब्रांच क्लोज कर सकते हो। तो पहली चीज़ तो द प्रपोजल टू क्लोज द ब्रांच अलॉन्ग विद द प्लान हैज़ ऑज टू हाउ द एग्जिस्टिंग डिपॉजिट हैव बीन और शेल बी पेड ऑफ एंड हाउ द एग्जिस्टिंग लोन शेल बी कवर्ड इज ड्यूली अप्रूव्ड बाय द बोर्ड एट इट्स मीटिंग। पहले कंपनी खुद वो प्लान अप्रूव करेगी, उसके बाद में उस चीज़ का अप्रूवल तुम्हें आरडी से भी लेना पड़ेगा। समझ आया? बोर्ड मीटिंग में पहले एक रेजोल्यूशन जाएगा कि जितना भी पैसा तुमने इधर उधर किया हुआ है वो सब कुछ तुम्हें रिकवर या पे ऑफ कैसे करने वाले हो। उसके बाद में उस चीज़ का अप्रूवल तुम आरडी से लोगे। आरडी का टाइम लिमिट है 60 डेज़। जिस दिन तुम बंद करने वाले हो उससे एटलीस्ट 60 डेज़ पहले ही अप्रूवल हो जाना चाहिए। आया समझ में? नेक्स्ट, आरडी से अप्रूवल आने के बाद तुम्हें ये चीज़ का डिस्क्लोजर एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा। कौन सा न्यूज़पेपर? वो रीजनल एरिया में जो भी वर्नाक्युलर लैंग्वेज का न्यूज़पेपर है जो प्रेवलेंट है उसमें तुम ये एडवर्टीजमेंट डालोगे। आया समझ में? इसकी टाइम लिमिट है 30 डेज़ प्रायर टू सच क्लोजर। आरडी से अप्रूवल इज 60 डेज़ प्रायर, एडवर्टीजमेंट इज 30 डेज़ प्रायर। ये चीज़ हुआ, 30 डेज़ का एडवर्टीज़मेंट दे दिया तुमने, अपनी ब्रांच क्लोज कर दी। जब ब्रांच पूरी क्लोज हो जाती है, सब रिकवर हो गया, पे ऑफ हो गया, उसके 30 डेज़ के अंदर अंदर तुम्हें आरओसी को वो चीज़ इंटीमेट करनी पड़ेगी कि ये पर्टिकुलर ब्रांच हमने बंद कर दी है, यहाँ से अब और कोई बिजनेस कंडक्ट नहीं होगा। समझ आया? एक बार ये ई से एफ पॉइंट रीड कर लो। नेक्स्ट पेज पे आओ, पेज नंबर 24। डिपॉजिट और लोन वाला अपन बाद में कल डिस्कस करेंगे। अब आता है डायरेक्टर्स ऑफ निधि कंपनी। तो पहला पॉइंट इन्होंने ये बोला है कि अगर कोई भी इंसान को निधि कंपनी में डायरेक्टर बनना है तो उसको वो कंपनी का मेंबर भी बनना पड़ेगा। अब मेंबर बनने का क्या क्राइटेरिया है? 10 रुपीज़ के इक्विवेलेंट शेयर लेने होंगे उसको, और वो इंडिविजुअल इंसान होना चाहिए। तो वो इंसान निधि कंपनी का मेंबर और डायरेक्टर बन सकता है। कोई भी डायरेक्टर निधि कंपनी में 10 साल से ज़्यादा तक का डायरेक्टर नहीं बन सकता। मतलब वो जब अपना ऑफिस होल्ड कर रहा है तो 10 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स तक ऑफिस होल्ड कर सकता है।
उसके बाद में अगर उसको रीअपॉइंट करना है अपन को तो एटलीस्ट 2 साल का कूलिंग पीरियड देना पड़ेगा। समझ में आया? सिर्फ मेंबर डायरेक्टर बन सकता है, अगर डायरेक्टर बन रहा है तो वो 10 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स के लिए अपॉइंट हो सकता है। उसके बाद अगर तुम्हें उसे रीअपॉइंट करना है तो 2 साल का कूलिंग पीरियड देना पड़ेगा। अब डायरेक्टर कौन सा इंसान एलिजिबल है, उसमें वो डेन अलॉटमेंट के टाइम जो भी क्राइटेरिया आएगी वो सारी चीज़ें निधि कंपनी को भी फॉलो करना होगा। ठीक है, क्लियर, समझ आया? डिविडेंड डिक्लेरेशन में ये पॉइंट दिया है कि कोई भी निधि कंपनी अपने जो भी प्रॉफिट अर्न किया है उसके 25% से ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। 25% इज़ अ वेरी गुड नंबर। अब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो उस चीज़ को एक्सटेंड भी कर सकता है। समझ आया? निधि कंपनी का एक और काम है, दैट इज़ लोन देना। तब लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जाएगा वो उसका क्या लिमिट है वो पॉइंट भी यहाँ पर दिया हुआ है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज्ड ऑन एनी लोन गिवन बाय ए निधि शेल नॉट एक्सीड 7.5% अबव द हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड ऑन डिपॉजिट। इसका मतलब इससे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। किससे ज़्यादा? 7.5%। 7.5% इज़ नॉट एग्जैक्टली द रेट। अब अपन कभी डिपॉजिट एक्सेप्ट कराते हैं तो उसके डिपॉजिट करते हैं कोई बैंक में, तुमने एफडी करवाई है तो उसके अगेंस्ट में भी तुम्हें रिटर्न मिलता है ना एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे। तब निधि कंपनी भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है तो उसके अगेंस्ट में उसे भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये बोला है कि जो भी तुम्हारा हाईएस्ट डिपॉजिट के अगेंस्ट में जो तुम्हारा हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है ना, उस रेट से 7.5% ज़्यादा तक का तुम लोन दे सकते हो उस इंटरेस्ट रेट पे। आया समझ में? सपोज़ तुम अपने डिपॉजिट पे 5% इंटरेस्ट दे रहे हो, तो जब तुम कोई भी लोन प्रोवाइड कर रहे हो तो उस पर तुम 12.5% से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं कोट कर सकते। समझ में आया? यहाँ पर अभी अपन डिपॉजिट अगर कोई भी अपन बैंक में डिपॉजिट देते हैं तो उसके अगेंस्ट में तुम्हें रिटर्न मिलता है एक पर्टिकुलर रेट पे। तो अब निधि कंपनी भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है तो उसे भी इंटरेस्ट रेट रिटर्न तो प्रोवाइड करना पड़ेगा ना। तो जो रेट पे निधि कंपनी रिटर्न प्रोवाइड कर रही है रिगार्डिंग डिपॉजिट, उस रेट से 7.5% ज़्यादा तक का इंटरेस्ट वो क्लेम कर सकती है। आया समझ में? फॉर एग्ज़ाम्पल, इन केस अगर तुम्हें चलो 10% मिल रहा है तुम्हें निधि कंपनी के डिपॉजिट पर, जो भी निधि कंपनी में तुमने डिपॉजिट कराया है उस पर रिटर्न तुम्हें 10% का मिल रहा है। तो इन केस अगर तुम निधि कंपनी से लोन लेने जा रहे हो, तुमने अपनी प्रॉपर्टी कोलैटरल में दी और उसके अगेंस्ट में तुमने लोन लिया है, तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट लगेगा ना वो 17.5% से ज़्यादा का नहीं हो सकता। समझ आया? क्योंकि डिपॉजिट का रेट तुम्हारा 10% है तो उससे 7.5% तक का ही और तुम इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हो। आया समझ में? अभी पॉइंट एक बार वापस रीड कर लो। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट में आप ये बोल रहे कि कोई भी सेम क्लास ऑफ लोन से अगर एक ही कैटेगरी के लोन तुम प्रोवाइड कर रहे हो तो वो कैटेगरी का इंटरेस्ट रेट हर एक बोरोवर के लिए सेम होना चाहिए। अब उसने डिपॉजिट ज़्यादा दिए हैं तो उससे रेट तुम कम ले रहे हो, उसने डिपॉजिट कम दिया है तो उससे तुम रेट ज़्यादा ले रहे हो, वो चीज़ नहीं चलेगी। अगर तुम्हारे लोन की कैटेगरी सेम है, क्लास सेम है, तो उसका इंटरेस्ट रेट भी सेम ही रहने वाला है। अब कौन से क्लास के लोन पे तुम कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो वो पूरा चार्ट निधि कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड होना चाहिए, ताकि कोई भी इंसान अगर लोन लेने आए तो उसे पहले से वो इन्फॉर्मेशन पता हो, पब्लिकली डिस्क्लोज्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए।
समझ में आया? कोई भी डाउट अभी तक अपन ने जितना भी देखा? आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो अपन ने लोन और डिपॉजिट का पॉइंट पेंडिंग रखा है वो कल से कंटिन्यू करेंगे।